शुरू करते हैं दृश्यम 3। तो इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पार्ट 2 खत्म हुआ था। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि वरुण के मर्डर से जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। डीएनए रिपोर्ट भी पुलिस के खिलाफ चली गई और इस तरह से केस आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। अब जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को कानूनी रूप से निर्दोष घोषित कर दिया गया था। लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर में बैठा है और जो फिल्म वो देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दृश्यम है। असल में यही वो कहानी थी जिसे जॉर्ज कुट्टी ने एक लेखक को सुनाया था। बाद में उसी कहानी पर एक किताब छपी और अब वही किताब फिल्म बन चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर खुद जॉर्ज कुट्टी था। फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था, चारों तरफ उसी की चर्चा थी, मीडिया हर जगह उसी कहानी को लेकर बातें कर रहा था। फिल्म खत्म होने के बाद जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक बाहर निकलता है, लेकिन तभी थिएटर के बाहर मीडिया वालों की भारी भीड़ खड़ी मिलती है। जॉर्ज कुट्टी पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, मगर इतने में रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। वो बार बार उससे एक ही सवाल पूछने लगते हैं। आखिरकार जॉर्ज कुट्टी मान ही जाता है। रिपोर्टर उससे पूछता है कि 2 साल पहले कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित कर दिया था, फिर भी उसकी नई फिल्म और उसकी असल जिंदगी में इतनी समानता क्यों है? क्या वो लोगों को कुछ कहना चाहता है? इस पर जॉर्ज कुट्टी बहुत शांत अंदाज में जवाब देता है कि पुलिस उस केस को कभी सुलझा ही नहीं पाई। उस पर झूठा इल्जाम लगाने की जितनी कोशिशें हुई, उन्हीं सबके जवाब में उसने एक काल्पनिक कहानी बनाई और आज वही कहानी फिल्म बनकर लोगों के सामने है। इसके बाद वो कहता है कि उसे अब घर जाना है क्योंकि उसके घर पर मेहमान आए हुए हैं। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन मीडिया ग्रुप अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वरुण केस से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। वो आपस में ही चर्चा करते रहते हैं कि अपने परिवार को बचाने के लिए जॉर्ज कुट्टी ने आखिर क्या क्या किया होगा। इसी बीच कहानी एक और भावनात्मक मोड़ लेती है। जॉर्ज कुट्टी अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए रिश्ता देख रहा होता है। बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही लड़के वालों को पता चलता है कि ये वही परिवार है जो वरुण केस में संदिग्ध माना गया था, तो वो तुरंत रिश्ता तोड़ देते हैं। ये बात रानी को बहुत ही परेशान कर देती है। वो कहती है कि कोर्ट ने हमें बेकसूर साबित कर दिया, फिर भी लोगों के दिमाग से ये शक नहीं निकल रहा कि हम निर्दोष हैं। तब जॉर्ज कुट्टी उसे समझाता है कि अब लोकल रिश्तों से कुछ नहीं होगा। लड़की के लिए रिश्ता अब शहर से बाहर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग अब भी पुराने शक को ही सच मान रहे हैं। इसी दौरान फिल्म की सफलता और भी बढ़ जाती है। जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को तारीफें मिलने लगती हैं, लोग उन्हें सराहने लगते हैं। लेकिन तभी जॉर्ज कुट्टी एक ऐसी बात कह देता है जिससे रानी एक बार फिर से चिंता में पड़ जाती है। वो कहता है कि वो एक दूसरी कहानी भी लिखेगा। ये सुनते ही रानी घबरा जाती है। वो साफ कहती है कि एक फिल्म की वजह से परिवार ने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है, अब और नहीं, अब बस रहने दो। पहले अंजू की शादी कराओ, फिर बाकी की बातें देखना। जॉर्ज कुट्टी हमेशा की तरह चुप रहता है और मुस्कुराकर बात को टाल देता है। फिर अगला झटका आता है। छोटी बेटी अमू जब YouTube देख रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि दृश्यम फिल्म लीक हो गई है। ये सुनते ही जॉर्ज कुट्टी तुरंत हीरो को फोन करता है और बताता है कि फिल्म YouTube पर आ चुकी है, इसका असर सीधे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ेगा। हीरो तुरंत सलाह देता है कि साइबर क्राइम और IG ऑफिस में शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन दोनों IG ऑफिस पहुंचते हैं। बाहर जॉर्ज कुट्टी इंतजार कर रहा होता है और अंदर हीरो शिकायत दर्ज कराने की प्रोसेस में लगा होता है। इसी बीच जॉर्ज कुट्टी की मुलाकात एक पुराने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से होती है जो बरसों पहले वरुण केस की जांच टीम में था। वो ऑफिसर जॉर्ज कुट्टी की फिल्म की तारीफ करता है और कहता है कि उसने सुना है फिल्म बहुत ही हिट है, लेकिन अभी तक देखी नहीं है, मौका मिला तो जरूर देखेगा। जॉर्ज कुट्टी भी सम्मान के साथ जवाब देता है, हाँ सर, जरूर देखिएगा। लेकिन तभी उस पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ जाती है। वो धीरे से कहता है कि वरुण केस में जो कुछ हुआ वो शायद तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए किया। मुझे नहीं पता कि वो सही था या गलत, लेकिन इतना तो साफ है कि तुमने ये सब अपने घर वालों के लिए किया। ये सुनकर जॉर्ज कुट्टी एकदम से चुप हो जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि इस सवाल का जवाब उसके पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। इसी राज की वजह से वो किसी पर भरोसा नहीं करता। जरा सी गलती उसकी पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। फिर वो रिटायर्ड ऑफिसर बताता है कि उसका बेटा भी फिल्मों में आना चाहता है। वो जॉर्ज कुट्टी से कहता है कि अगर कभी किसी फिल्म में रोल हो तो उसे जरूर याद करना। जॉर्ज कुट्टी भी मुस्कुराकर हामी भर देता है। इतने में बाहर हीरो आ जाता है।
और दोनों मिलकर लीक हुई फिल्म को लेकर शिकायत दर्ज करा देते हैं। अब कहानी एक और दर्दनाक सच की तरफ मुड़ती है। जॉर्ज कुट्टी अपनी बेटी की शादी करा नहीं पा रहा था, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया रिश्ता आता और जैसे ही वरुण मर्डर केस की बात सामने आती, रिश्ता वहीं टूट जाता। कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन समाज अभी भी उन्हें शक की नजर से देख रहा था। इसी बीच जॉर्ज कुट्टी के घर में जोशी पहुंच जाता है। ये वही जोशी है जिसने दूसरे पार्ट में ये बयान दिया था कि जॉर्ज कुट्टी ने पुलिस स्टेशन में ही वरुण की लाश छुपाई थी। अचानक उसके घर पर आ जाने से माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। जोशी अपनी पत्नी को भी साथ में लाता है और अपने मन का बोझ हल्का करने लगता है। वो बताता है कि बयान देने के बाद उसकी जिंदगी जैसे बिखर गई है। हर काम में असफलता मिल रही है, हर कदम पर नुकसान हो रहा है और अब उसे लगने लगा है कि पैसे के लालच में उसने जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ जाकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। वो ये भी कहता है कि पाप धोने के लिए वो चर्च तक गया था, लेकिन चर्च ने भी उसे यही सलाह दी कि जिस परिवार के साथ तुमने गलत किया है उनके पास जाकर माफी मांग लो। लेकिन जवाब सुनकर जोशी और भी ज्यादा चौंक जाता है। जॉर्ज कुट्टी उससे बोलता है कि उसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि जोशी ने कोर्ट में जाकर सच बताया था। उससे जॉर्ज कुट्टी को ही फायदा हुआ, क्योंकि अगर वो बयान नहीं बदलता तो शायद केस आज भी कोर्ट में चलता रहता। उनके परिवार को कभी निर्दोष माना नहीं जाता। ये सुनकर जोशी सचमुच हैरान रह जाता है। जिस इंसान को वो अपने बयान का शिकार मान रहा था, वही उसके लिए राहत की वजह बन गया था। तभी जॉर्ज कुट्टी उससे पूछता है कि आजकल वो क्या काम कर रहा है। जोशी बताता है कि उसने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी बेकरी खोली है, लेकिन वो भी घाटे में चल रही है। ग्राहकों की कमी है, नए प्रोडक्ट लाने हैं और बैंक लोन देने से मना कर चुका है। ये सुनकर जॉर्ज कुट्टी बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि जितने पैसे चाहिए उससे ले ले, जब भी वो लौटा सके लौटा देना। यही तो जॉर्ज कुट्टी की सबसे बड़ी खासियत थी। सामने वाला चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो मुश्किल में होता तो जॉर्ज कुट्टी मदद करने से पीछे नहीं हटता। इधर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। दूसरी तरफ कुछ पत्रकार और एक युवक मिलकर पूरी तरह से ठान लेते हैं कि इस बार जॉर्ज कुट्टी को गिल्टी साबित करके ही रहेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वरुण की हत्या जॉर्ज कुट्टी ने ही की थी और सालों से वो कानून की आंखों में धूल झोंकता आ रहा है। इसलिए वो उसकी और उसके परिवार की हर हरकत पर नजर रखने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कौन कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, और हर छोटी बात से वो कोई ना कोई सुराग निकाल लेना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि जॉर्ज कुट्टी फिर से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन असलियत ये थी कि इन पत्रकारों के पीछे कोई और छुपा हुआ था, जो जॉर्ज कुट्टी से पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता था। हालांकि उस आदमी का नाम अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन अंजू की शादी की बात आगे नहीं बढ़ती। हर बार रिश्ता लगभग तय होने के बाद टूट जाता है। धीरे धीरे पूरा परिवार फिर से उसी तनाव में लौटने लगता है जिससे वो काफी समय पहले बाहर निकला था। तब जॉर्ज कुट्टी फैसला करता है कि कुछ दिनों के लिए सबको बाहर घुमाने ले जाएगा, ताकि घर का माहौल थोड़ा हल्का हो सके। वो पूरे परिवार को वेकेशन पर ले जाता है, लेकिन वहां भी तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं होता। रानी जॉर्ज कुट्टी से कहती है कि अब बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, खासकर अंजू अभी भी वरुण वाले हादसे से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई। वो मानसिक रूप से काफी परेशान रहती है और थेरेपी ले रही है। डॉक्टर ने रानी को समझाया है कि अंजू को परिवार के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। अगले दिन जब पूरा परिवार बैठकर बात कर रहा होता है तो जॉर्ज कुट्टी खुद अंजू से कहता है कि अगर उसके मन में कोई सवाल है तो वो खुलकर पूछ सकती है। अंजू भी वही सवाल पूछ लेती है जिससे पूरा परिवार हमेशा डरता रहा था। वो पूछती है कि क्या वरुण वाला केस सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है या कभी फिर से खुल सकता है। जॉर्ज कुट्टी जवाब देने के बजाय अपने वकील की तरफ इशारा करता है। वकील समझाती है कि कानूनी तौर पर केस लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अगर भविष्य में कोई नया सबूत मिल जाए तो मामला दोबारा से खुल सकता है। हालांकि अभी इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। ये सुनकर अंजू को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जॉर्ज कुट्टी और वकील के बीच में जो निजी बातचीत होती है वो और भी गहरी होती है। वकील उससे कहती है कि उसने अभी तक अपने परिवार को ये सच नहीं बताया है कि उसने उस हड्डी को एसिड से खत्म कर दिया था। ये सुनकर साफ हो जाता है कि परिवार को आज भी पूरे राज की जानकारी नहीं है। जॉर्ज कुट्टी कहता है कि अगर वो ये सच परिवार को बताएगा तो वो और ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए वो चाहता है कि ये राज सिर्फ उसी के पास रहे। कुछ दिन के बाद फिर से एक ब्रोकर आता है। वो बताता है कि वो बार बार रिश्ते लेकर आता है, सब कुछ लगभग तय भी हो जाता है,
लेकिन आखिरी वक्त पर लड़के वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। उसे शक होता है कि कोई जानबूझकर अंजू की शादी तोड़वा रहा है। फिर वो एक नंबर देता है और कहता है कि अगर उसकी जांच की जाए तो कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। जॉर्ज कुट्टी तुरंत उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की मदद लेता है जिससे वो पहले आईजी ऑफिस में मिला था। नंबर की जांच के बाद पता चलता है कि वो थिएटर मैनेजर का है, वही आदमी जो दूसरे पार्ट में वॉचमैन के रूप में दिखा था। सच सामने आते ही जॉर्ज कुट्टी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे थिएटर मैनेजर के पास जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो उसके परिवार के पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन जवाब सुनकर जॉर्ज कुट्टी अंदर तक हिल जाता है। थिएटर मैनेजर कहता है कि वो खुद कोई संत नहीं है, उसने भी किसी दूसरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की थी और अब चाहता है कि सिर्फ उसका परिवार खुश रहे। वो जॉर्ज कुट्टी को एक स्वार्थी इंसान कह देता है। इससे जॉर्ज कुट्टी टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो अपने करीब समझता था, आज वही इंसान उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। अगले दिन जॉर्ज कुट्टी अपने फैसले में एक बड़ा बदलाव करता है। पहले वो फॉरेन वाले लड़के और उसके परिवार के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब वो साफ कह देता है कि अगर अच्छा परिवार मिले तो उसे जरूर बताया जाए। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह से अंजू की शादी हो जाए। इसी बीच घर में श्रेया नाम की एक लड़की आती है, वही श्रेया जिसके पिता ने दूसरे पार्ट में चर्च के अंदर से निकाली गई डेड बॉडी जॉर्ज कुट्टी को दी थी। असल में श्रेया विदेश में नर्स की नौकरी कर रही थी और उसका पूरा खर्चा सालों से जॉर्ज कुट्टी ही उठा रहा था, क्योंकि उसके पिता को पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका था और वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। श्रेया बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और वो जॉर्ज कुट्टी का आशीर्वाद लेने आई है। जॉर्ज कुट्टी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही दोनों रिपोर्टर अब श्रेया पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें शक होता है कि श्रेया और जॉर्ज कुट्टी के बीच में जरूर कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। उसी रात जॉर्ज कुट्टी को खेत की तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे वहां जाता है और देखता है कि मिट्टी थोड़ी खुदी हुई है, घास फूस भी इधर उधर हटा हुआ है। उसे तुरंत लगता है कि जमीन के नीचे कुछ छुपाया गया है। वो घबराकर खुद मिट्टी को हटाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। खाली जगह देखकर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे महसूस होता है कि तूफान आने से पहले का वो सन्नाटा अब उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो कोई और नहीं बल्कि साधवन होता है, वही क्रूर पुलिस ऑफिसर जिसने पहले भी जॉर्ज कुट्टी के परिवार को परेशान किया था। और तभी एक और बड़ा सच सामने आता है। जिस लड़की को रिपोर्टर बनाकर दिखाया गया था वो साधवन की बेटी निकलती है। बाप बेटी दोनों मिलकर इस बार जॉर्ज कुट्टी को फंसाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसी बीच एक अच्छी खबर भी आती है। आखिरकार अंजू की शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के वालों को जॉर्ज कुट्टी के परिवार की पूरी सच्चाई पहले से पता थी, फिर भी वो रिश्ता मान जाते हैं। दोनों परिवार मिलते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन साधवन अभी भी चुप नहीं बैठता। वो और उसकी बेटी पहले अंजू की थेरेपिस्ट तक पहुंचते हैं। साधवन खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और अंजू की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है। डॉक्टर साफ मना कर देती है, लेकिन साधवन चाकू निकालकर उसे धमकाता है। वो कहता है कि रिपोर्ट उसे देनी ही होगी और उसमें जो बदलाव वो कहेगा वही करने होंगे। अगर किसी को बताया तो जान से जाओगी। डॉक्टर डर के मारे सब कुछ जॉर्ज कुट्टी को फोन करके बता देती है। जॉर्ज कुट्टी उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन उसके भीतर एक और ही लड़ाई शुरू हो जाती है। वो समझ जाता है कि साधवन अब सिर्फ शक के आधार पर नहीं चल रहा, बल्कि उसके पास कोई बड़ा प्लान है। तभी वो खुद साधवन से मिलने पहुंच जाता है। वहां उसे वही रिपोर्टर लड़की साधवन के साथ बैठी मिलती है। साधवन बताता है कि वो उसकी बेटी है। ये सुनकर जॉर्ज कुट्टी और भी सतर्क हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि कोर्ट पहले ही केस बंद कर चुका है, फिर भी उसकी बेटी की निजी मेडिकल रिपोर्ट निकालने का क्या मतलब है। वो सीधा सीधा चेतावनी देता है कि अगर उसने उसके परिवार को परेशान करना बंद नहीं किया तो वो उसे और उसकी बेटी को जेल भिजवा देगा। लेकिन साधवन सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि शायद जॉर्ज कुट्टी उसे पहले पहचान नहीं पाया। वो उन लोगों में से नहीं है जो कोई केस अधूरा छोड़ देते हैं। ये सुनकर जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पर पहली बार असली डर साफ दिखने लगता है। घर में दूसरी तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। कपड़े खरीदे जा रहे हैं, ज्वेलरी देखी जा रही है और सब खुश हैं। लेकिन जॉर्ज कुट्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो बस यही चाहता है कि किसी भी तरह से बेटी की शादी बिना रुकावट के हो जाए। इसलिए वो लगातार अपनी वकील से सलाह लेता रहता है। वकील उसे भरोसा दिलाती है कि वो बाकी सब संभाल लेगी, उसे सिर्फ शादी पर ध्यान देना चाहिए।
उधर साधवन अपने पुराने सबूतों को फिर से खंगालना शुरू करता है। वो श्रेया और उसके पिता के घर पहुंचता है और उन्हें बेरहमी से पीटता है। वो पूछता है कि चर्च में लाश उठाने वाला आदमी इतना बड़ा घर कैसे बना सकता है और उसकी बेटी विदेश में नौकरी कैसे कर रही है। लगातार दबाव और टॉर्चर के बाद श्रेया के पिता टूट जाते हैं। वो आखिरकार सच उगल देते हैं। वो मान लेते हैं कि सालों पहले उन्हीं ने चर्च से एक डेड बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी को दे दी थी। ये सुनते ही साधवन को लगता है कि अब उसके हाथ वो सबूत लग गया है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉर्ज कुट्टी ने ही वरुण की बॉडी को बदल दिया था और इस बार वो उसे बचकर जाने नहीं देगा। इधर साधवन पुराने केसेस को फिर से खोदने में लगा रहता है। जब ये बात आईपीएस ऑफिसर थॉमस तक पहुंचती है तो वो उसे अगले दिन आईजी ऑफिस बुलाता है। थॉमस उससे पूछता है कि वो बंद हो चुके केसेस को फिर से क्यों खोलना चाहता है। साधवन कहता है कि केस बंद नहीं हुआ है, वो उसे तह तक जाकर खत्म करेगा। लेकिन तभी थॉमस उसे रोक देता है। वो बताता है कि उसके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो उसके घर जाकर उसके साथ मारपीट और टॉर्चर कर चुका है और वो महिला कोई और नहीं श्रेया है। ये सुनते ही साधवन की चाल पर फिलहाल ब्रेक लग जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। थॉमस के बाहर आते ही एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। साधवन के पीछे कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता प्रभाकरण खड़ा होता है। वो पूरी तरह से तय कर चुका था कि अब इस केस को उसकी जड़ तक ले जाएगा। जिसने उसके बेटे के साथ ये सब किया उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेगा। वो दर्द में कहता है कि उसकी पत्नी गीता आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। वो अमेरिका चला गया फिर भी उसे सुकून नहीं मिला। गीता अभी भी मानसिक ट्रॉमा में है और दवा ले रही है। प्रभाकरण साफ कह देता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा मर जाए और दूसरी तरफ जॉर्ज कुट्टी अपनी बेटी की शादी करके खुशी खुशी जीता रहे। इसलिए उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जॉर्ज कुट्टी की खुशी बर्बाद करके रहेगा। आखिरकार थॉमस भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। उधर जॉर्ज कुट्टी अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसके दुश्मनों का असली मकसद अंजू की शादी रोकना था। इसलिए शादी से ठीक एक दिन पहले ही उसने कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल भी ले ली थी। कोर्ट में जॉर्ज कुट्टी की वकील साफ साफ कहती है कि क्या सिर्फ एक शादी रोकने के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई और फिलहाल शादी पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। इस तरह प्रभाकरण और साधवन की पहली चाल पूरी तरह से फेल हो जाती है। इसके बाद शादी धूमधाम से हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में खुशियों का माहौल था और फिर अंजू अपने पति के साथ रात में रिजॉर्ट चली जाती है। लेकिन यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। असलियत में अंजू से शादी करने वाला लड़का प्रभाकरण का ही आदमी था। फॉरेन में उसका बिजनेस डूब गया था, तब प्रभाकरण ने उसकी मदद की थी। उसी एहसान के बदले उसने अंजू से शादी करने का सौदा किया था। यानी ये पूरी शादी पहले से प्लान की गई साजिश थी। रिजॉर्ट पहुंचते ही वो लड़का अंजू को बेहोशी की दवा देकर सुला देता है। फिर वो वहां एक फेक मर्डर सीन क्रिएट करता है कि वो खुद विदेश भाग जाए और अंजू पर हत्या का आरोप डाल दिया जाए ताकि उसे जेल भेजा जा सके। प्रभाकरण ने ये खेल बहुत सोच समझकर बिछाया था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जॉर्ज कुट्टी हर खतरे के लिए पहले से तैयार रहता है। उसी रात साधवन जॉर्ज कुट्टी को वीडियो कॉल करके बताता है कि उसने अंजू को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही जॉर्ज कुट्टी तुरंत रिजॉर्ट की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि अंजू की हालत बहुत खराब है और साधवन का प्लान लगभग सफल हो चुका है। लेकिन असली बात ये थी कि जॉर्ज कुट्टी पहले ही समझ चुका था कि उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए उसने उन्हीं की चाल को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया था। जब वो अंजू के पास पहुंचता है तो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? अंजू रोते हुए कहती है कि उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा है। और तभी जॉर्ज कुट्टी वो कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी ही बेटी को बेरहमी से चोट पहुंचाता है और उसके हाथ में चाकू चुभा देता है ताकि ऐसा लगे जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। ये सब करते समय उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में साधवन और प्रभाकरण को उनके ही जाल में फंसाना था। दूसरी तरफ अंजू का पति साधवन के साथ वहां से भाग जाता है और जॉर्ज कुट्टी इसी मौके का फायदा उठाकर पूरा खेल पलट देता है। वो माहौल ऐसा बना देता है जैसे साधवन ने अंजू पर हमला किया हो। फिर वो सीधे साधवन के घर पहुंचता है और उसे पकड़कर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। मारपीट और डर के बीच में साधवन को मजबूर किया जाता है
कि वो ये कबूल करे कि प्रभाकरण और आईपीएस थॉमस के साथ मिलकर वो जॉर्ज कुट्टी के परिवार को परेशान कर रहा था। उस रिकॉर्डिंग में प्रभाकरण और थॉमस दोनों का नाम भी सामने आ जाता है। अब पूरा का पूरा गेम उलट चुका था। जिन लोगों ने जॉर्ज कुट्टी को फंसाने की कोशिश की थी वही अब खुद फंस चुके थे। लेकिन तभी कहानी एक इमोशनल मोड़ लेती है। जॉर्ज कुट्टी आखिरकार थॉमस से मिलता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी वही लेता है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि अगर प्रभाकरण बदला लेना चाहता है तो मुझसे ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। और फिर वो खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो ये भी साफ चेतावनी देता है कि अगर दोबारा कोई चाल चली गई तो साधवन की पूरी रिकॉर्डिंग कोर्ट तक पहुंच जाएगी। आखिरकार जॉर्ज कुट्टी खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि वरुण की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। पूरे मीडिया में ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। 15 साल पुराने मर्डर केस का आखिरकार अंत हो चुका था। लोग हैरान थे कि एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। लेकिन फिल्म का आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। आखिरी सीन में प्रभाकरण और उसकी पत्नी गीता टीवी पर जॉर्ज कुट्टी की गिरफ्तारी की खबर देखते हैं। तब प्रभाकरण गीता से पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो, क्या अब तुम्हें सुकून मिला? लेकिन गीता की आंखों में अब भी गुस्सा था। वो कहती है, नहीं, मुझे अभी भी अंजू चाहिए। यानी उसकी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है, एक ऐसा संकेत छोड़कर कि कहानी अभी और बाकी है। तो दोस्तों, ये थी दृश्यम 3 की पूरी कहानी। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, और वाकई में पसंद आया है तो इसे लाइक करके पूरी दुनिया को बताइए और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि दृश्यम 3 की कहानी आपको कैसी लगी। 1, 2 और 3 में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बेस्ट स्टोरी किसकी थी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।